सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको नियमित सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड की, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया था, और उसके लिए एक अल्पसंख्यक उप समिति बनाई गई थी ताकि वो सभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आपस में मिलकर एक सर्वसहमति से कुछ बिंदु तय कर सकें। लेकिन जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो अंततः ये अधिकार चला गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमसे मैकडोनाल्ड के पास में, और उन्होंने कम्युनल अवार्ड जो घोषित किया उसमें दलितों के लिए क्या प्रावधान किया गया, अस्पृश्यों के लिए क्या प्रावधान किया गया और महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इस बिंदु पर हम केंद्रित करने जा रहे हैं। और यदि आप भी इच्छुक हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि कम्युनल अवार्ड में अस्पृश्यों के लिए क्या प्रावधान किया गया और महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए, तो निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, धैर्य के साथ वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर सेंटर, BBIC सानत वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय हमेशा की बात, यहां पर अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसी विषय के अंतर्गत आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से हम लेकर उपस्थित हैं। बाबा साहब का यहां पर जो ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, जिसमें 8वां भाग है। 7 भाग हम ऑलरेडी आप तक पहुंचा चुके हैं। 8वें भाग में पेज नंबर 314 से 317 तक हम बात करेंगे। भारत के आगामी संविधान में अल्पसंख्यक समाज का स्थान क्या हो, इस विषय में निर्णय लेने के लिए विचारार्थ अल्पसंख्यक उच्च समिति नियुक्त की गई थी। साथ ही साथ हम आपको बता दें, यहां पर अलग अलग प्रांतों की जगहों का जो बंटवारा किया गया, प्रांतिक विधिमंडलों में निम्नानुसार जगहों का बंटवारा किया जाएगा। बंगाल प्रांत के अस्पृश्य प्रतिनिधियों की संख्या बाद में सूचित की जाएगी। इसके अलावा जिन प्रांतों को स्वतंत्र उम्मीदवारों के अतिरिक्त चुनाव क्षेत्र दिए जाएंगे, उनके नाम भी जाति से संबंधित सवालों के इस निर्णय में नहीं दिए गए हैं, अर्थात कम्युनल अवार्ड में नहीं दिए गए हैं। हालांकि जल्द ही उन प्रांतों के नाम घोषित किए जाएंगे जिन प्रांतों में अस्पृश्य वर्ग की जनसंख्या अधिक है, उन प्रांतों में अधिक दिए जाएंगे। इस निर्णय की घोषणा किए जाने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो विस्तृत विवरण दिया था वह इस प्रकार है। सामान्य साथियों, अब धैर्य के साथ यहां पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप देखेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब वो बिंदु जिस पर हमने स्टार्टिंग में बात किया था, यहां पर विवरण उसका हम देने जा रहे हैं विस्तार से। ब्रिटिश सरकार की ओर से आज मैंने जिस जाति से संबंधित सवालों को लेकर निर्णय घोषित किया है, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से आपके निकट सानिध्य में जो दोस्ती पनपी है, उस दोस्ती से प्रेरणा लेकर थोड़ा स्पष्टीकरण दे रहा हूं। ये बात रैमसे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वो स्वयं ये बात कह रहे हैं। भारत के जाति संबंधी सवालों को लेकर हमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं थी। पिछले गोलमेज सम्मेलन के समय हमने जानबूझकर कहा है कि इस प्रश्न को आप लोग ही आपस में हल कर लें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जात के इस सवाल का हम चाहे जिस तरह हल करें, हर जात को यह शिकायत रहेगी कि उनकी सभी मांगे नहीं मानी गई हैं। इसके बावजूद हिंदू संविधान वे खटके सफल हो, इसके लिए हर समाज को कुछ सुविधाजनक मार्ग स्वीकारने पड़ेंगे और एकजुट होकर इस नए संविधान पर अमल करना पड़ेगा। इस प्रकार अगर अपने कर्तव्य के बारे में सब जागरूक रहें तो भारत को ब्रिटिश उपनिवेशों के संविधान में नया स्थान प्राप्त होगा। हमारा कर्तव्य जग जाहिर है, जाति से संबंधित सवालों के बारे में समाज में एक मत नहीं हुआ
अगर समाज एक मत नहीं हुआ तो नए संविधान के लिए संकट पैदा होने जैसी स्थितियां पैदा हुई तो सरकार को कड़े उपाय लागू करने पड़ेंगे। इसलिए हमने जो पहले वचन दिया था उसके अनुसार तथा दोनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान भारत की अलग अलग जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई विनती के अनुसार तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा इससे पूर्व किए गए खुलासे के अनुसार आज हम जाहिर कर रहे हैं कि हिंदू प्रांत के विधिमंडल में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। हमारे इस निर्णय को समाज के सभी वर्गों द्वारा जांचा जाए और संसद में हिंदू नया बिल प्रस्तुत करने से पहले अपनी सलाह की राय प्रस्तुत करें। संसद के आगे पेश करने और इस योजना को कानून का रूप प्राप्त होने से पहले सभी भारतीय प्रतिनिधियों के अनुमोदन से बनी कोई योजना अगर इस बीच तैयार की जा सके तो सचमुच हमें बड़ी खुशी होगी। हालांकि पिछले अनुभवों के आधार से देखा जाए तो इस बारे में किसी भी तरह की बातचीत या सुलह नहीं हो पाती। इसीलिए भारतीय नेता अगर नई योजना तैयार करने के लिए बातचीत शुरू करते हैं तो सरकार उसमें शामिल नहीं हो सकेगी। लेकिन भारतीय अगर जाति से संबंधित विवादों को भुलाकर सर्वसहमति से कोई निर्णय लेते हैं और कोई योजना प्रस्तुत करते हैं तो हमारी योजना को वापस लेने और उस नई योजना का स्वीकार करने के लिए सरकार बड़ी खुशी से तैयार हो जाएगी। अगर कोई प्रांत सर्वसहमति से कोई योजना तैयार कर लेता है तो उस प्रांत के लिए हमारी योजना को रद्द करते हुए नई योजना को स्वीकृति दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय की अच्छाई बुराई की पड़ताल करने से पहले किन परिस्थितियों में सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा उस पर विचार किया जाना जरूरी है। अल्पसंख्यक समाज को अपने हितों की रक्षा के लिए लंबे समय से स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की जरूरत महसूस हो रही है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसलिए अब तक जो कानूनी और विकासोन्मुख योजनाएं बनी उनमें से हर एक में स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की योजना की गई है। सब में एक सा चुनाव क्षेत्र हो ऐसी सरकार की इच्छा भले हो, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की तथा अन्य संरक्षण बंधनों की तीव्र आवश्यकता महसूस हो रही है। सरकार इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अल्पसंख्यकों को पहले इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस बारे में चर्चा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मानता हूं कि भूत से अधिक भविष्य की चिंता करना बेहतर होता है। मैं उस भविष्य के इंतजार में हूं जिसमें भारत की छोटी बड़ी सभी जनजातियां एक होकर विश्वास के साथ काम करेंगी तथा सुरक्षा बंधनों की किसी को भी जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इस तरह की अपवाद स्वरूप योजना प्रस्तुत करने के अलावा सरकार के सामने कोई चारा नहीं था। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसमें दिए गए दो प्रमुख सवालों का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। उनमें से पहला मुद्दा है अस्पृश्य समाज, दूसरा मुद्दा है महिला वर्ग से संबंधित। सम्मानित साथियों, यही प्रश्न हमने इस वीडियो के प्रारंभ में उठाए थे कि महिलाओं से संबंधित और अस्पृश्यों से संबंधित क्या कुछ प्रावधान यहां पर कम्युनल अवार्ड में किया गया है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। ऐसी कोई भी योजना सरकार मंजूर नहीं करेगी जिसमें इन दो वर्गों के बारे में खास व्यवस्था नहीं की गई हो। स्पष्ट तौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड कहते हैं कि ऐसी कोई भी योजना सरकार मंजूर नहीं करेगी जिसमें इन दो वर्गों के बारे में अर्थात अस्पृश्य वर्ग के बारे में और महिलाओं के बारे में व्यवस्था ना की गई हो। अस्पृश्यों के बारे में सोचते हुए हमने दो प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है। पहला मुद्दा है बड़ी संख्या में अस्पृश्यों की बस्ती होने वाले प्रांत में या उस क्षेत्र में उनके विश्वास पात्र या उनकी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनने का मौका अस्पृश्य समाज को देना। यानी कि पहला ये यहां पर एक तरह स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की बात यहां की गई है अस्पृश्यों के लिए। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये है कि पहले मुद्दे में उल्लिखित मौके उपलब्ध कराते ही अब तक भी जिस तरह समाज से बाहर रहे वैसा न होने पाए ऐसी चुनाव पद्धति उन्हें देनी है, इस तरफ ध्यान देना। यानी कि अस्पृश्य अभी तक जिस तरह से किसी भी चुनाव के हिस्सा नहीं होते थे अर्थात मतदान का अधिकार भी अस्पृश्यों को दिया गया। इन दो मुद्दों के आधार से अस्पृश्य समाज के मतदाता हिंदुओं के संयुक्त चुनाव क्षेत्र में मतदान करेंगे और अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनेंगे, ऐसा प्रबंध किया गया है। कहने का तात्पर्य यहां दोहरा मताधिकार का अधिकार दे दिया गया कम्युनल अवार्ड के माध्यम से।
अब अस्पृश्य उम्मीदवारों को एहसास होगा कि अस्पृश्य समाज की उपेक्षा करना उनके हित में नहीं होगा। अपने आप वे अस्पृश्य समाज की सदिच्छा पाना चाहेंगे। साथ ही अगले 20 वर्षों तक उन्हें एक और सहूलियत दी जाएगी। अस्पृश्यों के पृथक चुनाव क्षेत्र स्थापित कर उनके समूहों के जरिए अस्पृश्य समाज प्रतिनिधि चुनकर ला सकते हैं। इस योजना के कारण अस्पृश्य समाज के कुछ मतदाताओं को दोहरे मतदान का अधिकार प्राप्त होने वाला है। ये सुविधा अपूर्व है, लेकिन फिर भी अस्पृश्य समाज की परिस्थिति तथा अन्य वर्गों के साथ बर्ताव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की सुविधा उन्हें देना उनकी प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं के मताधिकार के बारे में आधुनिक युग में एक बात सब जान गए हैं कि भारतीय महिलाओं का आंदोलन भारत के विकास का मर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन यहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा महिलाओं के बारे में। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं का जो आंदोलन है वो भारत के विकास का मर्म है। इस कोटेशन को सम्मानित साथियों जरा ध्यान से देख लीजिए। पढ़े लिखे और प्रभावशाली नागरिक के नाते भारत की महिलाएं जब तक भारत के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं बनती तब तक इस राष्ट्र को जो दर्जा पाने की मंशा है वह उसे नहीं मिलेगी। महिलाओं के मताधिकार का मसला हल करते हुए जाति विशिष्ट नीति अपनाना कई लोगों को रास नहीं आएगा, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना तथा वह स्थान समाज में सबको समान रूप से बांटना अगर आवश्यक हो तो ऐसा किए बगैर कोई चारा नहीं है। यहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इसके लिए अगर महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना तो उन्हें भी हमें प्रतिनिधित्व देना होगा। और कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने ये भी आपको बताया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का इस बात पे भी विशेष जोर था कि जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो वो भी किसी सिंगल जाति विशेष को ही ना मिल जाए, किसी जाति विशेष की ही महिलाओं को आरक्षण ये न मिल जाए, सभी जातियों में समान अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए। इस पर भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जोर दिया था। कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया था। इस स्पष्टीकरण के बाद अलग अलग जातियों की परस्पर विरोधी मांगे और हकों का मिलान करने की ये योजना एक सीधी सादी कोशिश है। ये बताते हुए मैं सभी हिंदू नेताओं से इनको स्वीकार करने की विनती करता हूं। सबकी सब तरह की मांगे पूरी करने का सामर्थ्य भले इस योजना में ना हो, भले इस दृष्टि से ये योजना अधूरी लगे, तब भी इसका स्वीकार कर भारत के भावी राजनीतिक विकास का मार्ग खोल देने में मैं सबसे अनुशंसा करता हूं। कृपया इस बात को न भूलें कि इस योजना पर टीका टिप्पणी करते हुए इसका धिक्कार करने वाले बार बार कहने के बावजूद इससे बेहतर और सबको संतुष्ट करने वाली दूसरी योजना बना नहीं पाए हैं। आखिर भारतीयों द्वारा ही इस मसले का स्थायी और संतोषजनक हल निकाला जा सकता है। हमारी इस योजना से कुछ समय तक ही सही अगर दिक्कतें दूर हुई और विकास का मार्ग खुल गया तब भी हम समझेंगे कि बहुत कुछ हो चुका है। इस निर्णय के बारे में हमें इतनी ही उम्मीदें हैं। इस मसले की तरह ही कई और महत्वपूर्ण मसले हैं और हम चाहते हैं कि इस मसले के हल होने के बाद भारतीय नेताओं का अन्य मसलों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए और विकास के मार्ग पर हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं। जातियों में आपसी सौहार्द पैदा होकर जब तक सब एक होकर काम नहीं करते तब तक राष्ट्र के विकास का मार्ग खुलता नहीं और देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उम्मीद करते हैं कि नेता अपनी अगली नीति इसके आधार पर बनाएंगे। यहां पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त तो हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि अंतिम लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह कथन कि अब भविष्य में जो नेता योजनाएं बनाए यहां भारत के अंदर, वो योजनाएं इस आधार पर बनाए कि सभी जातियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, और जब सभी जातियां समानता का एहसास करेंगी, वो समानता का अवसर जो उनको मिले, इस तरह का अगर उन्हें एहसास होता है तो ये मान कर चला जा सकता है कि भारत अब जरूर विकास करेगा। कहने का सीधा तात्पर्य प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड का है कि भारत तभी विकास कर सकता है जब सभी जातियों को समान अवसर मिले, समान प्रतिनिधित्व मिले, उचित प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, यहां तक कि सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिले महिलाओं में।
इस तरह की महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा उनके कथन के अनुसार कही गई है। तो आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि प्रत्येक डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वो इसलिए कि आपने वीडियो अंत तक वॉच किया है और ध्यान से अगर आपने देखा है तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दे सकेंगे। प्रश्न है, भारतीय महिलाओं का आंदोलन भारत का क्या है? ये कोटेशन हमने प्रिसाइज करके आपसे कहा था, निश्चित रूप से आपको याद होगा। यदि आपको याद नहीं है तो पुनः वीडियो को वॉच करके इस प्रश्न का जवाब आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। इसे हम समझ पाएंगे और आपका आंसर पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जब आप कम्युनल अवार्ड और डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब से लगातार परिचित हो रहे हैं, बाबा साहब के आंदोलन से लगातार आप परिचित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बड़ी गौरवान्वित करने वाली और क्या बात हो सकती है। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है और इस तरह का वैचारिक सेंटर बाबा साहब बनाना चाहते थे। एक वैचारिक सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सानत वाराणसी में निर्माणाधीन है और इसका निर्माण कार्य जो चल रहा है वो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का के द्वारा किया जा रहा है। और ये देख रेख में राष्ट्रीय महासचिव आवाजका के परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका एवं अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के तत्वावधान में ये निर्माण कार्य जारी है। और हम आपको बता दें, आप भी इस वैचारिक सेंटर में अपना अमूल्य योगदान जरूर करना चाहते होंगे, तो इस हेतु एसबीआई अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये अकाउंट है, जो कि आवाजका का ही अनुसांगिक संगठन है। तो इसमें अपना अमूल्य योगदान आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये वैचारिक सेंटर जल्द ही बनकर तैयार होगा। बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा वैचारिक सेंटर बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों और वहां पर बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार शोषण से निजात पाने के लिए ऐसी कार्ययोजना तैयार करें जिससे कि समाज हमारा सुरक्षित महसूस हो और समाज की अस्मिता और हो रहे शोषण अत्याचार से उसको बचाया जा सके। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका की प्रेरणा में और संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजका, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।